Good morning, all of you. Myself, Dr. Balbir Singh, Assistant Professor, जैन विश्व भारती संस्थान लाडनू। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पाश्चात्य राजनीतिक विचारक निकोलो मैकियावेली के बारे में कुछ बातों पर चर्चा करेंगे और राजनीतिक चिंतन में मैकियावेली के योगदान को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक विचारक के विचारों पर उसकी तात्कालिक परिस्थितियों का प्रभाव होता है और उस समय समाज और राजनीतिक व्यवस्था में जिस प्रकार का वातावरण होता है उसका प्रभाव उसके राजनीतिक विचारों पर निश्चित रूप से पड़ता है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक के रूप में या हम यूँ कहें आधुनिक राजनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसका चिंतन प्राचीन विचारकों से हटकर नए रूप में था और जिस प्रकार आधुनिकीकरण की प्रवृत्तियां अन्य समाज विज्ञानों में दिखलाई पड़ रही थी, राजनीतिक चिंतन में मैकियावेली ने भी नए रूप में राजनीतिक विश्लेषण और राजनीतिक चिंतन प्रस्तुत किया। अतः उसे आधुनिक विचारक का नाम दिया जाता है। इसके अलावा मैकियावेली को अपने युग का शिशु भी कहा जाता है। डनिंग जैसे विचारकों ने उसे अपने युग का शिशु कहा है। वैसे तो हर विचारक या हर चिंतक अपने युग का शिशु होता है और उसके विचारों पर तात्कालिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन मैकियावेली के विचारों पर तत्कालीन समय की सामाजिक परिस्थितियों, समाज के वातावरण और लोगों के आचरण का काफ़ी प्रभाव पड़ा और तत्कालीन समय में जिस प्रकार का सामाजिक वातावरण था, जिस प्रकार लोगों में नैतिकता की भावना थी और जिस प्रकार की शासन सत्ताएं थी, उन सब का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, तो उसे अपने युग का शिशु भी कहा जाता है। और उनके विचारों में कुछ नवीनताएं थी, कुछ अन्य विचारकों से हटकर नए रूप में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए और सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली आदि में उन्होंने बदलाव लाने का प्रयास किया। अतः उन्हें प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक की संज्ञा दी जाती है। तो आज हम इस वीडियो में उनके मौलिक विचारों का और उनके द्वारा नए रूप में आवश्यकता के अनुरूप प्रस्तुत किए गए विचारों का अवलोकन करेंगे। मैकियावेली का संबंध इटली से था और 1469 में इटली के फ्लोरेंस नामक नगर में उनका जन्म हुआ था। उनके जो मौलिक विचार हैं, जो मूलभूत विचार हैं, उनका उल्लेख महत्वपूर्ण रचना द प्रिंस में मिलता है और उन्होंने कुछ रचनाएं और भी लिखी हैं जिनमें हम नाम ले सकते हैं द प्रिंस के अलावा डिस्कर्सेज ऑन लिवी, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, आर्ट ऑफ वार, ये भी मैकियावेली की महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं, जिनमें उन्होंने अपने राजनीतिक विश्लेषण और चिंतन को समेटने का प्रयास किया। इसके अलावा मैकियावेली के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो अपने युग का शिशु था। उसे डनिंग ने अपने युग का शिशु क्यों कहा? उसका कारण यही है कि उनके विचारों पर तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों एवं शासन सत्ताओं का काफ़ी प्रभाव था और उनके विचारों में वो प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा था। तो ऐसी कुछ बातें थी, ऐसी कुछ परिस्थितियां थी और ऐसा कुछ तत्कालीन समय का वातावरण था जिनका प्रभाव उनके विचारों में हमें दिखलाई दिया और इसी कारण डनिंग जैसे विचारकों ने उनके चिंतन को स्पष्ट करते हुए उन्हें अपने युग के शिशु की संज्ञा दी। सबसे पहली बात हम कहें तो इटली में पुनर्जागरण आंदोलन चल रहा था। इटली में नए नए व्यवस्थाओं में बदलाव हो रहे थे, लोगों में राजनीतिक सामाजिक चेतना आ रही थी, कुरीतियों के प्रति लोग जागरूक हो रहे थे और उनके समाप्त करने के लिए काफ़ी प्रयास भी कर रहे थे। तो इटली में पुनर्जागरण आंदोलन चल रहा था, तो मैकियावेली के विचारों पर भी प्रभाव पड़ा और उन्होंने राजनीतिक व्यवस्थाओं में भी नए रूप में विचार प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इस आधार पर उन्हें अपने युग का शिशु माना जा सकता है।
तत्कालीन समय में शक्तिशाली राजतंत्र थे, उनकी स्थापना हो रही थी, और जो राजा शक्तिशाली थे, जिनके हाथ में सत्ताएं थी और जो शक्ति से परिपूर्ण थे, वो अपना शासन सही ढंग से संचालित कर रहे थे। ये बात मैकियावेली ने अपने विचारों में स्वीकार की कि शासक शक्तिशाली होना चाहिए, शासक के पास शक्ति होनी चाहिए, चाहे आर्थिक शक्ति हो, चाहे मनोवैज्ञानिक शक्ति हो। जिनके पास शक्ति होती है वो शासक अच्छी तरह से शासन का संचालन कर सकते हैं और अपनी प्रजा का कल्याण भी आसानी से कर सकते हैं। तो उन्होंने माना कि राजा चाहे किन्हीं भी तरीकों से, किन्हीं भी साधनों से अपनी शक्ति में वृद्धि करने का प्रयास करे, लेकिन उसका अंतिम प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन अपनी शक्ति में वृद्धि होना चाहिए। तो तत्कालीन समय में शक्तिशाली राजतंत्र सफल हो रहे थे, और इसी कारण इटली में उन्होंने शासकों से अपेक्षा की कि शासक का मुख्य ध्येय अपनी शक्ति में, अपनी राज्य की शक्ति में वृद्धि होना चाहिए। इसके अलावा इटली में जो राजनीतिक विभाजन हो रहा था, आर्थिक दुर्दशा इटली की उस समय काफ़ी खराब थी, इनसे भी मैकियावेली को एक तरह से अपने विचारों में सीख मिली, और उन्होंने माना कि जब तक इटली में राजनीतिक एकीकरण नहीं होगा और जब तक इटली की आर्थिक दुर्दशा में सुधार नहीं होगा, तब तक इटली एक सफल राष्ट्र के रूप में उभर कर नहीं आ सकता। तो उन्होंने राजनीतिक एकता बढ़ाने और समाज की अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए शासकों को प्रेरित करने का प्रयास किया, और इस हेतु उन्होंने कहा कि व्यक्ति नैतिक अनैतिक किन्हीं भी तरीके से अपनी स्थिति में सुधार और सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करे। और तत्कालीन समय में मानव स्वार्थी थे, लालची थे और अवसरवादी प्रवृत्ति के थे, और जो अवसरवादी थे वो सफल भी हो रहे थे। तो मैकियावेली ने शासक से अपेक्षा की कि शासक को हमेशा अवसरवादी होना चाहिए, और अपने परिस्थितियों के अनुरूप यदि शासक सिद्धांतों को छोड़ता है, अपने व्यवहार में बदलाव करता है, तो कोई गलत नहीं है। और उन्होंने कहा कि शासक में हमेशा शेर और लोमड़ी के गुण होने चाहिए, अर्थात यदि आपके सामने वाला शासक शक्तिशाली है तो वह आपको लोमड़ी की भांति कोई भी कमजोरी अपनाकर, कोई भी एक तरह से समझौता करके अपना हित साध लेना चाहिए, और यदि सामने वाला कमजोर है तो वह शेर की भांति सामने वाले को दबाकर उसे अपने अधीन बना लेना चाहिए। और इन्होंने कहा कि धर्म और आस्था ये व्यक्ति के आंतरिक तत्व हैं, व्यक्ति के जीवन के व्यक्तिगत तत्व हैं। शासक को, सत्ताओं को इनके अंदर कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभानी चाहिए। इस प्रकार मैकियावेली को अपने युग का शिशु माना जाता है। और उनके राजनीतिक चिंतन का विश्लेषण करें, राजनीतिक चिंतन में उनके योगदान की हम व्याख्या करें, तो उनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने मध्ययुगी जो धार्मिक विचारधाराएं थी, पोप की सत्ता थी, चर्च की सत्ता थी, इन सब का उन्होंने विरोध किया। मध्ययुगीन जो धार्मिक विचारधारा थी उस पर प्रहार किया, और राज्य को ईश्वर का प्रतिनिधि, धर्म का प्रतिनिधि नहीं माना। ये उनका एक महत्वपूर्ण विचार माना जाता है, और इसी कारण उनको आधुनिक विचारक की संज्ञा दी जाती है। दूसरी जो दैवीय कानून है, प्राकृतिक कानून है, उनका विरोध किया, और ये माना कि कानून तो शासक द्वारा निर्मित होते हैं, कोई प्राकृतिक दैवीय कानून नहीं होते हैं। और पोप की सत्ता का इन्होंने विरोध किया, सामंतवाद का विरोध किया, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, राज्यों के आधुनिक स्वरूप की उन्होंने व्याख्या की। आधुनिक जो राष्ट्रीय राज्य की धारणा है उसका विश्लेषण, उसका चिंतन सबसे पहले मैकियावेली ने ही किया। तो आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों की जो धारणा है वो उन्होंने सबसे पहले प्रस्तुत की। तो आधुनिक राष्ट्रीय राज्य की धारणा का जनक भी मैकियावेली को माना जाता है। और उन्होंने कहा कि राज्य संप्रभु होना चाहिए, राज्य के ऊपर दूसरे देश का एक देश पर दूसरे देश का आधिपत्य नहीं होना चाहिए, संप्रभु शक्ति उसी के हाथ में होनी चाहिए, वो ज़्यादा सफल हो सकता है। इन्होंने ये भी कहा कि धर्म और राजनीति का पृथक्करण होना चाहिए, क्योंकि धर्म और राजनीति दोनों आपस में अलग अलग है, और राजनीति का धर्म से कोई विशेष संबंध नहीं है। नैतिकता और धर्म राजनीति से अलग उन्होंने स्वीकार किए। हालांकि ये बात इससे पहले अरस्तु ने भी स्वीकार की थी, लेकिन आधुनिक युग में राजनीति में धर्म के समावेश का पृथक्करण मैकियावेली ने किया। संघ राज्य की उद्घोषणा की कि संघ सरकार और राज्य सरकारें होने चाहिए, और एक शक्तिशाली संघ होना आवश्यक है, ताकि राज्य में एकता, अखंडता, एक रूपता बनी रहे और राज्य अपनी सुरक्षा कर सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शक्ति
का प्रयोग सत्ताधारी करे, शक्ति का सही ढंग से सत्ताधारी प्रयोग भी करे, ये भी इन्होंने बात स्वीकार की है। ये भी इनका एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। तो इस प्रकार मैकियावली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है, अपने युग का शिशु माना जाता है, और उन्होंने शासक से अपेक्षा की कि शासक को हमेशा अपनी शक्ति में वृद्धि करने का प्रयास करना चाहिए, चाहे शासक नैतिक अनैतिक किन्हीं भी तरीकों से शक्ति में वृद्धि करे, लेकिन अंतिम प्रयोजन शक्ति में वृद्धि होना चाहिए। उन्होंने ये उदाहरण भी दिया कि यदि शासक नैतिक है लेकिन उसके पास शक्ति नहीं है, उसके पास सामर्थ्य नहीं है, उस शासक की सत्ता में आर्थिक रूप से कमजोरी है, तो वह नैतिक होने के बावजूद भी अपनी प्रजा का ढंग से कल्याण नहीं कर सकता। अतः उन्होंने शासक के से यह अपेक्षा की कि वो चाहे नैतिक अनैतिक किन्हीं भी तरीकों से प्रयास करे, लेकिन अपनी शक्ति में वृद्धि करना अपना अंतिम प्रयोजन और लक्ष्य माने। दूसरी बात उन्होंने कही कि शासक को हमेशा कोई सिद्धांतवादी नीति नहीं रखनी चाहिए, अवसरवादी नीति को अपनाना चाहिए। जैसे आपकी परिस्थितियां हैं, जैसा आपका माहौल है, शासक उसके अनुरूप अपने व्यवहार में बदलाव करे तो वो कोई अनुचित नहीं माना जा सकता। यदि शासक राष्ट्र के हित में शेर और लोमड़ी, या हम कहें चालाकी और शक्ति, दोनों में से किसी भी तरीके को अपनाता है तो कोई वह गलत नहीं है, अनुचित नहीं है। वो अपनी शक्ति में वृद्धि करने, अपनी सुरक्षा करने, अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अवसरवादी नीति अपना सकता है। तो इस प्रकार उन्होंने शासक से अपेक्षा की कि उसमें कोई भी शेर और लोमड़ी के गुण हो सकते हैं, अर्थात वह अवसरवादी नीति अपना सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो दैवीय कानून है, जो चर्च की सत्ता है, पोप की सत्ता है, ये सारे धर्म से जुड़े हुए तत्व हैं, और राजनीति में धर्म का कोई औचित्य नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, कोई समावेश नहीं है। और उन्होंने पोप की सत्ता का, चर्च की सत्ता का, धर्मयुगीन जो मध्ययुगीन राज्य थे उनका, दैवीय कानूनों का, सबका खंडन किया, और ये माना कि राज्य शासक हमेशा अपनी शक्ति में वृद्धि करने का प्रयास करें। इसके अलावा जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में पद है, वो संप्रभु होना चाहिए, और एक राज्य पर दूसरे का आधिपत्य नहीं होना चाहिए। ये भी मैकियावली ने बात स्वीकार की है। ये भी मैकियावली का एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। इसके जो आधुनिक जो संघीय व्यवस्था राज्यों में, उसकी सबसे पहले बात मैकियावली ने कही है। सबसे पहले ये बात मैकियावली ने स्वीकार की है। मैकियावली के चिंतन में हमें इसका, तो हम कह सकते हैं कि मैकियावली ने आधुनिक जो संघीय व्यवस्था है उसकी सबसे पहले शुरुआत की, उसका समर्थन किया। सामंतवादी व्यवस्था का विरोध किया, सामंतवाद का विरोध किया, और राजतंत्र का समर्थन करते हुए भी उसने राजा से अपेक्षा की कि उसमें शोषणकारी सामंतवादी प्रवृत्तियां नहीं होनी चाहिए। उसने शासक से अपेक्षा की कि वो अपनी शक्ति में वृद्धि करे, लेकिन कभी भी प्रजा का शोषण नहीं करे। और उसने यह भी कहा कि जैसी प्रजा उसके अनुरूप शासक को व्यवहार करना चाहिए। यदि प्रजा शासक के प्रति श्रद्धा, आस्था की भावना रखती है, शासक के प्रति सहमति की भावना रखती है, यदि जनता में नैतिकता का माहौल है, तो शासक भी नैतिक माहौल रख सकता है, नैतिकता की भावना को बढ़ावा दे सकता है और प्रजा कल्याण कर सकता है। इसके अलावा यदि प्रजा अनुचित है, कहने का अर्थ है प्रजा गलत कार्य करती है, प्रजा अनैतिक है, तो वहाँ भी शासक को उसी प्रकार का व्यवहार प्रजा के साथ करना चाहिए। इस बारे में मैकियावली का मुख्य प्रयोजन ये था कि जिस प्रकार की जनता है, जिस प्रकार की प्रजा है, प्रजा नैतिक है, शासक उनके साथ अच्छा व्यवहार करे। प्रजा में अनैतिकता की भावना है, प्रजा अनैतिक है, शासक के प्रति विरोध की स्थिति है, तो वहाँ प्रजा को दबाया जा सकता है, शासक निरंकुश बन सकता है। तो जैसी प्रजा है उसी के अनुरूप शासक को अपनी नीतियाँ और अपनी योजनाएं बनानी चाहिए। तो मैकियावली का जो राजनीतिक चिंतन है, राजनीतिक दर्शन कोण है, वो यथार्थवादी है, वो आधुनिकता का पुट लिए हुए है, और तत्कालीन समाज की व्यवस्थाएं थी, तत्कालीन जो इटली का समाज था, तत्कालीन जो राजनीतिक सत्ताएं थी, तत्कालीन जो आर्थिक व्यवस्थाएं थी, उन सब का अध्ययन करके मैकियावली ने उसी के अनुरूप अपने राजनीतिक चिंतन को प्रस्तुत किया, और समाज में बदलाव लाने, नवीन व्यवस्था स्थापित करने, प्रजा कल्याण, प्रजा सुरक्षा आदि उन्होंने शासक के मुख्य दायित्व माने। और इस प्रकार उन्होंने अपने एक राजनीतिक विश्लेषण में आधुनिक रूप में राजनीतिक विचार प्रस्तुत किए,
और उसके विचारों पर तत्कालीन परिस्थितियों पर प्रभाव पड़ा, अतः उसे अपने युग का शिशु कहा जाता है। तो मैकियावली के बारे में कहा जाता है कि उसने द प्रिंस रचना के माध्यम से आधुनिक राष्ट्रीय राज्य की परिकल्पना की, आधुनिक राजनीतिक चिंतन का विश्लेषण किया, नए रूप में राजनीतिक विश्लेषण को परिमार्जित किया, परिशोधित किया और उसे स्वीकार किया और उनके विचारों पर तत्कालीन समय का प्रभाव रहा, अतः उसे अपने युग का शिशु कहा जाता है। तो मैकियावली ने राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन कर, संघीय व्यवस्था का चित्रण कर, धर्म को राजनीति से पृथक करके, शासक की संप्रभुता को स्वीकार करके और हम यूँ कहें आधुनिक राष्ट्रीय राज्य की बात कह के अपने विचारों को आधुनिकता की ओर अग्रसर किया, विचारों में बदलाव किया और नए रूप में, आधुनिक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, अतः उसे अपने युग का शिशु कहा जा सकता है, आधुनिक विचारक कहा जा सकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे हम नए रूप में और राजनीतिक विश्लेषण और राजनीतिक चिंतन को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आपने इसको ध्यान से सुना, सभी का धन्यवाद।